नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। आइए शुरुआत करते हैं आपके पसंदीदा शो तेजस 24 की बड़ी खबर के साथ। इसकी शुरुआत कर रहे हैं जहांगीरपुरी के बाद दक्षिणी दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई की तैयारी पूरी हो चुकी है। एमसीडी आज शाहीन बाग और ओखला में बुलडोजर चला सकती है। खबर बड़ी ये आ रही है कि शाहीन बाग, ओखला, जसोला, मदनपुर खादर, जामिया नगर और आसपास के ये तमाम जो इलाके हैं, यहाँ पर जितने भी क्षेत्र हैं जहां पर अतिक्रमण हुआ है, अवैध निर्माण किया गया है और वहां पर विरोधी अभियान चलेगा, ऐसा ये माना जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि यह कार्रवाई आज से शुरू हो सकती है, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, जिसके लिए अवैध निर्माणों को चिन्हित किया जा रहा है और पूरी लिस्ट इसकी तैयार हो चुकी है। देखिए, सिलसिला जहांगीरपुर से शुरू हुआ और अब दिल्ली के अन्य जो इलाके हैं जहां पर इसी तरीके का अतिक्रमण हुआ है, सड़कें घिरी हुई हैं, अवैध निर्माण किया हुआ है, उसकी लिस्ट पूरी तैयार कर ली गई है। एमसीडी एक्शन में है। शाहीन बाग, ओखला, ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पर एमसीडी की कार्रवाई बड़ी हो सकती है। दक्षिणी दिल्ली में आज बुलडोजर की कार्रवाई संभव मानी जा रही है। दिल्ली में जहांगीरपुरी के बाद शाहीन बाग और ओखला में भी बुलडोजर चलाने की तैयारी है। इसके लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने तैयारी कर ली है। ऐसा माना जा रहा है कि यह कार्रवाई आज से शुरू हो सकती है। इसके लिए कार्रवाई का पूरा खाका तैयार किया जा चुका है। उन इलाकों की सूची तैयार हो चुकी है। साथ ही उन अवैध निर्माणों को भी चिन्हित किया जा चुका है जिन्हें ध्वस्त किया जाना है। आपको बता दें कि कार्रवाई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के पत्र लिखने के बाद शुरू हुई है। दिल्ली में अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर खाका तैयार हो चुका है। सूत्रों की माने तो एसडीएमसी के मेयर मुकेश सूर्यन ने ऐसा आदेश जारी किया है जिसमें शाहीन बाग, ओखला, जसोला, मदनपुर खादर और जामिया नगर के आसपास के इलाकों में अतिक्रमण और अवैध निर्माण विरोधी अभियान चलेगा, जिसे एसडीएमसी योजनाबद्ध और प्रभावी तरीके से चलाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अतिक्रमण, अवैध निर्माण चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, उसे हटाया जाएगा। अतिक्रमण हटाओ अभियान के सीजन में सुप्रीम कोर्ट सरोजनी नगर में बसी झुग्गियां हटाने के मामले पर आज सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ के सामने पीड़ित झुग्गी वालों की ओर से सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने मामले में जल्द सुनवाई की गुहार लगाई थी। पीठ ने प्रार्थना स्वीकार करते हुए इस मामले को आगामी सोमवार यानी कि आज सूचीबद्ध करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को दे दिया है। दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में मंदिर पर होने वाली कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी मारलेन ने मंदिर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान मंदिर में कीर्तन, भजन, पूजन भी किया गया। यहाँ पर यही नोटिस दिया गया है जो शहरी केंद्रीय मंत्रालय है जो तुम्हारा निर्माण भवन की तरफ से कि ये मंदिर आपका अनऑथराइज्ड है, जबकि ये मंदिर बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है। हमारा जन्म भी नहीं होगा उस समय से पहले से इस मंदिर को बताते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें दोनों समुदाय के लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों ने अपने घरों की छत से फूल भी बरसाए। तिरंगा यात्रा जहांगीरपुरी के कुशल चौक से शुरू हुई और आजाद चौक पर खत्म हुई। तिरंगा यात्रा में दोनों समुदाय के लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। इस दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को शोभा यात्रा के दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई थी। अब आगे बढ़ते तेजस 24 में एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रायसीना संवाद के 7वें संस्करण का आज उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, जिसमें यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन भी शामिल होंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि कई देशों के पूर्व प्रधानमंत्री और कई प्रतिष्ठित लोग भी हिस्सा लेंगे। बता दें कि कार्यक्रम आज से 27 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें वैश्विक समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी और हमारी भी नजर रहेगी। आप तक ये तमाम अपडेट पहुंचाते रहेंगे। रायसीना संवाद के 7वें संस्करण की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसका उद्घाटन करने वाले हैं। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष कार्यक्रम में शामिल होंगी और इसमें कई मुद्दों पर, जो वैश्विक मुद्दे हैं, उन पर खास तौर पर चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी आज रायसीना संवाद के 7वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन संवाद में मुख्य अतिथि होंगी। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस संवाद में विभिन्न देशों के कई पूर्व प्रधानमंत्री और कई गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे। ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा, जहां 90 देशों के 210 से अधिक वक्ताओं के साथ लगभग 100 सत्र होंगे। रायसीना संवाद एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के सामने सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईयू अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भारत की सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की तारीफ की है। India and the European Union have a lot in common. I've looked at your goals to have 50% of energy coming from renewables in 2030. We really have to look into solar energy, wind energy,
biomass, hydropower. 25 से 28 अप्रैल के बीच नौसेना कमांडरों का सम्मेलन होने जा रहा है। सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री जयशंकर राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों पर नौसेना कमांडरों को संबोधित करेंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे। भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना के प्रमुख तीनों सेनाओं को संबोधित करने के लिए नौसेना कमांडरों के साथ बातचीत करेंगे। सम्मेलन ऐसे मंच पे है जहाँ वरिष्ठ सैन्य अधिकारी सरकार के बल से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विस्तार से आदान प्रदान करते हैं। दक्षिण कश्मीर के पोहू पुलवामा में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया है। वहीं इन आतंकियों का ड्रोन वीडियो फुटेज भी सामने आया है, जिसमें लश्कर के तीनों आतंकी अत्याधुनिक हथियारों से लैस दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में वॉकी टॉकी पर सेना के जवानों की बातचीत भी सुनी जा सकती है। ड्रोन फुटेज में फंसे हुए आतंकवादियों की जगह दिखाई गई, जिसमें उन्हें फोन पर बात करते देखा जा सकता है। आतंकवादियों ने ड्रोन से फायरिंग करने का भी लक्ष्य रखा, लेकिन गोली नहीं चलाई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में संदिग्ध ब्लास्ट हो गया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। धमाका राजौरी के कोटरंका इलाके में शादी समारोह में हुआ था। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाके के बाद से कोटरंका इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सुरक्षा बल और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। राजौरी में पिछले 1 महीने में ब्लास्ट की ये चौथी घटना है। सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से ब्लास्ट की जांच कर रही है। और आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर का जल्दी से रुख करते हैं। अभिनव कृषि पर आज राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन होने जा रहा है। नीति आयोग ने इस कार्यशाला को आयोजित किया है, पहल की है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कार्यक्रम में शामिल होंगे और आपको बता दें पुरुषोत्तम रूपाला गुजरात के राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यशाला में प्राकृतिक खेती और मृदा स्वास्थ्य परिवर्तन जैसे कई मुद्दों पर खासतौर पर चर्चा इस कार्यशाला में की जाएगी। इस पर भी नजर रहेगी। नीति आयोग की तरफ से ये कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नीति आयोग आज से अभिनव कृषि पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पुरुषोत्तम रूपाला, गुजरात के राज्यपाल समेत कई बड़े नेताओं का संबोधन होगा। कार्यशाला में भारत और विदेशों से अभिनव कृषि और प्राकृतिक कृषि कार्यप्रणाली के क्षेत्र में काम करने वाले हितधारकों को एक साथ लाने की उम्मीद है। साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, मृदा स्वास्थ्य परिवर्तन जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होगी। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोर्ट ने ट्रिपल बेंच में मामले को स्थानांतरित किया है। अब इस मामले की सुनवाई ट्रिपल बेंच में होगी। आजू सांसद सीपी चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में बताया गया है कि राज्य के ओबीसी के साथ सरकार ज्यादती कर रही है। पंचायतों में आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने विधानसभा में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि ट्रिपल टेस्ट कराकर ओबीसी को आरक्षण देने में देरी हो रही थी। सरकार फिलहाल बिना आरक्षण के पंचायत चुनाव कराएगी। अब तेजस 24 में आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देश भर में आज फिर कोरोना मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 2593 कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि आपको बता दें कि खबर यह भी आ रही है कि 44 लोगों की इसमें मौत भी हो गई है। कोरोना से जो संक्रमित थे, इलाज चल रहा था उनका, वहीं दिल्ली में फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। दिल्ली के लोगों को संभलना होगा और एक दिन में यहाँ पर 1083 कोरोना केस सामने आए हैं और इसके अलावा IIT मद्रास में कोरोना के 55 मामले सामने आ चुके हैं। 24 घंटे का अपडेट है जो न्यूज़ 24 आप तक पहुंचा रहा है। एक दिन में 44 लोगों की मौत हुई है देश में। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से चिंता में डाल दिया है। दिल्ली के अलावा देश के दूसरे राज्यों में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिस कारण से कई राज्यों में एक बार फिर से मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। IIT मद्रास में एक साथ 55 कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। दिल्ली के बाद हरियाणा में भी कोरोना केस के मामले बढ़ने लगे हैं। शनिवार को कोरोना के करीब 385 केस मिले हैं। पॉजिटिविटी रेट 3.48 पहुंच गई है। बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आगाज हुआ। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बासवराज बोमई, राज्यपाल थावरचंद गहलोत और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। 4 निशानेबाज भनु भाकर, फराटा क्वीन, द्युति चंद और तैराक श्रीहरि नटराज समेत कई ओलंपियन बेंगलुरु में 24 अप्रैल से 3 मई तक होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भाग लेंगे। खेल का समापन 3 मई को होगा। भीषण गर्मी के बीच राहत की बारिश के भी आसार हैं। IMD ने अलर्ट जारी किया कि आज से 14 राज्यों में 30 अप्रैल तक बारिश के आसार हैं। वहीं बिहार के कुछ क्षेत्रों में बारिश का दौर बना हुआ है। पहाड़ी क्षेत्र में मौसम में बदलाव देखने के कारण दिल्ली में थोड़ी राहत दिख सकती है। महाराष्ट्र, दक्षिण कोंकण, गोवा, जम्मू कश्मीर में बारिश जारी है। लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, कर्नाटक सहित पर्वतीय राज्यों और पूर्वी दक्षिण राज्य में बारिश का दौर जारी रहेगा।
देश के कई हिस्सों में मौसम विभाग ने भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हीट वेव का अलर्ट है। इसके साथ ही बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में अगले 24 घंटे भारी पड़ने वाले हैं। एक दिन के अंदर राजस्थान और दक्षिण हरियाणा के 1 या 2 हिस्सों में हीट वेव के हालात बनने वाले हैं। सौराष्ट्र और कच्छ के अलग अलग हिस्सों में भीषण लू की स्थिति बनी हुई है। गुजरात क्षेत्र के कुछ हिस्सों में लू चल रही है। यूपी में मौसम तेजी से बदल रहा है। 2 दिन की राहत के बाद मौसम विभाग का अलर्ट है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले 1 हफ्ते गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखाएगी। आने वाले दिनों में भी भीषण लू के थपेड़ों के साथ भारी गर्मी झेलनी पड़ेगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि लखनऊ में तापमान 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहेगा। राजधानी लखनऊ के आसपास के जिलों में गर्मी से राहत मिलने का कोई आसार नहीं दिख रहा है। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने रविवार को कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया। केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के बेटे आशीष कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लखीमपुर खीरी जेल भेज दिया गया है। बता दें कि आशीष मिश्रा को बेहद गुपचुप तरीके से जेल भेजा गया, जहां आशीष को जेल के पीछे वाले गेट से प्रवेश कराया गया। वहीं कोर्ट ने हाई कोर्ट को कहा है कि इस मामले को 3 महीने में निपटाया जाए। आज किसान यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर खीरी का दौरा करेगा। किसान यूनियन ने केंद्र और यूपी सरकार पर लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के मामले में घिरे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को बचाने का आरोप लगाया है। इसी क्रम में 30 किसान यूनियन के नेताओं की बैठक हुई थी, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के नेतृत्व में लखीमपुर खीरी का दौरा करने व पीड़ितों के साथ बातचीत करने का फैसला किया गया। साथ ही कहा है कि लखीमपुर खीरी में हुई घटना में वो पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेंगे। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच बड़ी दूरियां कम होती नजर आ रही हैं। चाचा से नाराज चल रहे अखिलेश शिवपाल यादव के सवाल पर भड़कते नजर आए। सीतापुर जेल में विधायक आजम खान से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव की मुलाकात पर जब अखिलेश से सवाल पूछा गया तो वो भड़क गई। मुझे नहीं पता कि उनसे कौन मिलने गया था, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अखिलेश यादव ने सपा से बीजेपी में जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी तक दे डाली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर एक प्रतिनिधिमंडल आज शाहजहांपुर जाकर डीएम से मिलेगा। प्रतिनिधिमंडल शाहजहांपुर में पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा के खिलाफ बिना किसी नोटिस के बीजेपी की सरकार की तरफ से द्वेषपूर्ण भावना से बुलडोजर चलवाकर उनकी बिल्डिंग को धराशायी करने और उनके उत्पीड़न के मामले की जांच करेगा। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ डॉक्टर राजपाल कश्यप समेत कई लोग शामिल किए गए हैं। राजस्थान के जालोर जिले में एक मामला सामने आया है, जिसमें दलित समुदाय के एक नवविवाहित जोड़े को मंदिर में प्रवेश से न सिर्फ रोका गया बल्कि उन्हें अपमानित भी किया गया। नवविवाहित दलित जोड़े को शिव मंदिर में एंट्री देने से पुजारी ने इनकार कर दिया। इसको लेकर पुजारी और युवक के बीच बहस हुई। युवक का आरोप है कि उसे मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। साथ ही आए युवकों ने इसका विरोध भी किया, तो इस दौरान गाली गलौज भी हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोर्ट ने ट्रिपल बेंच में मामले को स्थानांतरित किया है। अब इस मामले की सुनवाई ट्रिपल बेंच में होगी। आजूज सांसद सीपी चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में बताया गया है कि राज्य के ओबीसी के साथ सरकार ज्यादती कर रही है। पंचायतों में आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने विधानसभा में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि ट्रिपल टेस्ट कराकर ओबीसी को आरक्षण देने में देरी हो रही थी। सरकार फिलहाल बिना आरक्षण के पंचायत चुनाव कराएगी। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में आज से पंचक्रोशी यात्रा शुरू हो रही है, जो 5 दिनों तक चलेगी। 118 किलोमीटर दूरी तय करते हुए पंचक्रोशी यात्रा का समापन 29 अप्रैल को होगा। कोरोना काल के दौरान 2 साल तक ये यात्रा नहीं निकल पाई थी। पंचक्रोशी यात्रा को देव शक्तियों के निकट से ले जाने वाली यात्रा माना जाता है। 118 किलोमीटर तक निकलने वाली पंचक्रोशी यात्रा में कुल 7 पड़ाव और उप पड़ाव आते हैं। सीएम भूपेश बघेल कांकेर दौरे पे हैं, जहां वो 183 करोड़ 6 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। मिनी स्टेडियम हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित होने वाले राजीव मित्तल क्लब और महिला शक्ति सम्मेलन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस मौके पर वो 183 करोड़ 6 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इसमें 64 करोड़ 22 लाख रुपए के 35 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 118 करोड़ 84 लाख रुपए के 40 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में लंबे समय से जारी किसान आंदोलन पर प्रशासन का बुलडोजर चला दिया गया है। इस कार्रवाई की किसान नेता राकेश टिकैत ने निंदा की है और कहा है कि वो 27 और 28 अप्रैल को रायपुर आ रहे हैं और किसानों के साथ आंदोलन में शामिल होंगे। 27 और 28 अप्रैल को हम रायपुर में रहेंगे। वहाँ जहाँ धरना चल रहा, जहाँ पंचायत स्थल है, वहाँ पर पंचायत करेंगे
सरकार उनको तंग ना करे। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हल्दी कार्यक्रम में खाना खाकर 20 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इनमें 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि रात के वक्त खाना खाने के बाद सभी को उल्टी और दस्त की शिकायत शुरू हुई, जिसके बाद आनंद फानंद में सभी को अस्पताल ले जाया गया। मामला कुसमांडा थाना क्षेत्र के पाली पटनिया गांव का है। बीमार होने वाले लोगों में 8 बच्चे भी शामिल हैं। बिलासपुर में गर्मी बढ़ी तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने मिलकर कूलर चोरी करना शुरू कर दिया। मामले में पुलिस ने 7 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, साथ ही उनके कब्जे से 7 कूलर भी जब्त किए हैं। सभी आरोपी महिलाओं को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। मामला चकरभाटा थाना क्षेत्र का है। चकरभाटा एयरपोर्ट पर तैनात आरक्षक खेलावन ध्रुव ने बीते 21 अप्रैल को कूलर चोरी की शिकायत करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। फिलहाल मामले की जांच जारी है। जम्मू में शहीद हुए जवान को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने श्रद्धांजलि दी। सीएम ने वीर सपूत के परिवार को 1 करोड़ रुपए सम्मान निधि देने की घोषणा की है। इसके साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी और शहीद के नाम पर संस्थान का नाम रखने और शहर में प्रतिमा लगाने का ऐलान किया है। सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट कर कहा कि वीर सपूत शंकर प्रसाद पटेल जी के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि से सम्मानित किया जाएगा। परिवार के सदस्यों से चर्चा करके एक सदस्य को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। मिशन 2023 और 24 को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी अब दलित वोटर पर फोकस कर रही है। इसी सिलसिले में ग्वालियर में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। बैठक में शामिल होने ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अनुसूचित जाति मोर्चे के जरिए अलग अलग क्षेत्रों में पार्टी के विस्तार पर मंथन होगा। अलीगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 8 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 7 मोटरसाइकिल, नकदी और अवैध असलाहा बरामद हुआ है। अलीगढ़ पुलिस के ऑपरेशन प्रहार के तहत गाड़ी चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। आरोपी लूट और चोरी की घटनाओं में अवैध हथियारों का इस्तेमाल करते थे। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस गिरोह के बाकी सदस्यों के बारे में पूछताछ कर रही है। पश्चिम बंगाल के मालदा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बम धमाके में 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। 5 बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये घटना उस समय हुई जब बच्चे खेल रहे और गलती से उन्होंने बम को उठा लिया, जिसके बाद धमाका हुआ। बच्चों की उम्र 8 से 10 साल तक बताई जा रही है। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि पूरा इलाका दहल उठा। बम निखिल साहा नाम के शख्स के घर के पास रखा हुआ था। घटनास्थल से भारी मात्रा पर बम बरामद किए गए हैं, जिसे बम निरोधक दस्ता ने डिफ्यूज किया। कांग्रेस नेता और गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। असम पुलिस ने दलित नेता जिग्नेश मेवाणी को बुधवार रात को पालमपुर से गिरफ्तार कर लिया था। गुजरात की बड़गांव सीट से विधायक जिग्नेश मेवाणी के समर्थकों का कहना है कि असम पुलिस ने उन्हें सिर्फ बताया कि जिग्नेश के खिलाफ असम में कुछ मामले दर्ज हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। वहीं जिग्नेश से गिरफ्तारी को लेकर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मेरे किसी ट्वीट के सिलसिले में मुझे गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के अलवर जिले के गौशाला पर बुलडोजर चलने के बाद गौवंश इधर उधर भटक रहे हैं। गौशाला में करीब 400 गौवंशों को आसरा मिला हुआ था। गौवंश के लिए चारे और पानी का कोई इंतजाम नहीं किया गया है, इसलिए इन गौवंश को अब भूखे मरने की नौबत आ रही है। इस गौशाला को सरकार की ओर से अनुदान भी दिया जाता था, जिसके बावजूद उसे प्रशासन ने उजाड़ दिया है। गौशाला में ज्यादातर गौवंश पुलिस द्वारा गौ तस्करों से मुक्त कराकर छोड़े गए थे। भागलपुर शहर में तेजी के साथ एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक साफ तौर पर कह रहा है कि बीते दिनों जो जहरीली शराब से मौत हुई थी, उस दौरान वो युवक शराब लाया था और उसे बेचा गया था। न्यूज़ 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वीडियो में एक युवक से एक व्यक्ति जब पूछ रहा है कि उसे पुलिस का डर नहीं है, तब वो साफ तौर पर कह रहा है कि सभी को मोटी रकम दी जाती है। वरीय पुलिस अधीक्षक वीडियो को नहीं देखा है, जल्द से जल्द कार्रवाई का आदेश दूंगा। बिहार में झारखंड से शराब तस्करी करने वाले शराब माफियाओं और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार के भागलपुर में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। भागलपुर में जहरीली शराब से मौत के बावजूद शराब तस्करी का काम जारी है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की थी। पुलिस ने 2 युवकों के साथ एक महिला को भी गिरफ्तार किया है। हिरासत में लिए गए आरोपियों की निशानदेही पर अंग्रेजी शराब मंगाने वाले 2 लोगों को पकड़ा गया है। छापेमारी के दौरान अंग्रेजी शराब की 23 बोतलें बरामद की गई हैं। जम्मू कश्मीर में शिव सैनिकों ने वंदे मातरम से राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया है। इस मौके पर शिवसेना ने देश की अखंडता को बचाने की अपील की। साथ ही आपसी भाईचारा बढ़ाने को लेकर भी संदेश दिया गया। शिवसेना ने वंदे मातरम सारे जहां से अच्छा और भारत माता की जय घोष के साथ सांप्रदायिक सद्भाव, एकता और अखंडता का आह्वान किया।
कार्यक्रम का आयोजन शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई की ओर से किया गया था, जिसमें कई शिव सैनिक भी मौजूद थे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भाईचारे की अनोखी मिसाल पेश की है, जहां हिंदू दोस्त के शव को मुस्लिम दोस्त ने मुखाग्नि दी है। मोहम्मद शमसुद्दीन नाम के शख्स ने अपने हिंदू दोस्त योगेंद्र का अंतिम संस्कार किया। इस दौरान कई स्थानीय लोगों ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। शमसुद्दीन ने सिर मुंडवाने से लेकर पिंडदान देने तक सभी श्राद्ध विधि विधान से किए। मोहम्मद शमसुद्दीन ने श्राद्ध भोज का भी आयोजन किया। हर कोई शमसुद्दीन के सौहार्द संदेश की प्रशंसा कर रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट इन दिनों रणबीर कपूर से शादी की वजह से चर्चा में है। शादी को लेकर जारी हलचल के बीच इन दिनों आलिया भट्ट का एक पुराना वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है। ये वीडियो आलिया भट्ट ने खुद अपने YouTube चैनल पर शेयर किया है। खास बात यह है कि वीडियो में आलिया पहली बार तुरई की सब्जी बनाती नजर आ रही हैं। हालांकि सब्जी बनाने में आलिया भट्ट की मदद करने के लिए उनके साथ उनके पर्सनल शेफ भी मौजूद हैं। सुपरस्टार यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। सुपरस्टार यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म में यश के लंबे बाल और बढ़ी हुई दाढ़ी के लुक को बहुत पसंद किया जा रहा है। रॉकी भाई के किरदार में उनका जबरदस्त स्वैग देखने को मिलता है, जिस पर फैन फिदा हैं। इस बीच यश का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपनी दाढ़ी को ट्रिम करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में यश की पत्नी रिद्धिमा पंडित भी उनके साथ दिखाई दे रही हैं। सुपरस्टार यश के ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF चैप्टर 2 की कमाई की आंधी इतनी तेज चल रही है कि इसमें शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी डगमगाती हुई नजर आ रही है। कई रुकावटों के बाद शाहिद और मृणाल ठाकुर स्टारर फिल्म जर्सी 22 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म में शाहिद की एक्टिंग और कहानी को क्रिटिक्स का अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है, लेकिन इसके बावजूद फिल्म का बिजनेस काफी ठंडा है। देखा जाए तो शाहिद की इस फिल्म ने 2 दिनों में कुल 9.5 करोड़ रुपए की ही सिर्फ कमाई की है। और तेजस 24 में आगे बढ़ते हैं और महायुद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। पहली बड़ी खबर, यूक्रेन के पोल्टावा शहर पर रूस का बड़ा अटैक हुआ है। रूस की सेना ने पोल्टावा शहर के रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है और यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस सेना ने पोल्टावा में 5 मिसाइलें बैक टू बैक दागी हैं, जिससे वहां पर तबाही मची हुई है। बताया यह भी जा रहा है कि रूस की तरफ से स्कंदर मिसाइलों से हमला किया गया है और यूक्रेन की तरफ से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि इस हमले में भारी नुकसान पहुंचा है और कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। रूस ने ओडिशा पर किए गए हमलों को सही ठहराते हुए कहा है कि उसने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। रूस ने दावा किया है कि वो पश्चिमी देशों से यूक्रेन को भेजे गए हथियारों के डिपो पर लंबी दूरी की सटीक निशाना साधने वाली मिसाइलों से हमले किए हैं। रूसी दावे के उलट यूक्रेन से आई तस्वीरों में रिहायशी इमारतें मिसाइल हमलों से तबाह हुई हैं। रूस मारिपोल के बाद यूक्रेन की दूसरी अहम सिटी ओडिशा को निशाना बना रहा है। रूसी बम रिहायशी इमारतों के साथ समुद्र में गिरते दिखे। ओडिशा बढ़ते रूसी हमलों के बीच नागरिकों ने शहर छोड़ना शुरू कर दिया है। लोग डरे हुए हैं। इससे पहले हुए रूसी हमले में एक रिहायशी इमारत को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिसमें 3 महीने के एक बच्चे सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे। एक और ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख कर लेते हैं। दोनेत्स्क लुहांस्क पर कब्जे के लिए रूस ने हमले काफी तेज कर दिए। बैक टू बैक मिसाइलें दागी जा रही हैं और सर्वोदोनेत्स्क में रूस की तरफ से रॉकेट दागे गए हैं। इसमें खबर बड़ी ये आ रही है कि रूस की तरफ से रिहायशी इलाकों में हमले किए गए हैं, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। सर्वोदोनेत्स्क से ये खबर आ रही है जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है और कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं। मारिपोल शहर को रूस ने कब्रिस्तान में बदल दिया है। यूक्रेन के अधिकारियों का दावा है कि मारिपोल में रूसी सेना की बमबारी से सड़कों पर ही 20,000 लोग मारे गए हैं। इन शवों को अब गायब कर दिया गया है। यूक्रेन का अनुमान है कि अभी भी 1 लाख लोग मारिपोल में फंसे हुए हैं। मारिपोल के मेयर ने आरोप लगाया है कि रूसी सेना मानहूस में अपने अपराधों को छुपा रही है। मेयर के सलाहकारों का कहना है कि लंबी तलाश के बाद पता चला है कि सेना ने मारिपोल में शवों को दफन किया है। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन के साथ युद्ध को समाप्त करने के राजनयिक प्रयासों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पुतिन अब जितना संभव हो उतने यूक्रेन की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। पिछले महीने रूस को युद्ध के मैदान में मिली असफलताओं से पुतिन परेशान थे। इस दौर में वे शांति समझौता पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। पुतिन ने शांति वार्ता से जुटे लोगों से साफ कहा है कि उन्हें समझौते की कोई संभावना नहीं दिखती है। फ्रांस में हुए राष्ट्रपति चुनाव में इमैनुअल मैक्रों दोबारा से राष्ट्रपति बनने में कामयाब रहे हैं।
उन्होंने सीधे चुनाव में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी मरीन ले पेन को हराया। इमैनुअल मैक्रों को चुनाव में 58.2% वोट हासिल हुए, जबकि मरीन ले पेन केवल 41.8% वोट ही हासिल कर पाए। उधर मैक्रों की जीत के बाद पेरिस के एफिल टावर के पास उनके समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया। पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ भी रूस को लेकर पूर्ववर्ती इमरान सरकार की नीति पर चल रहे हैं। खबर है कि प्रधानमंत्री शहबाज ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को पत्र लिखा है। पिछले दिनों शहबाज के देश की बागडोर संभालने के बाद दोनों देशों के बीच लेटर का आदान प्रदान हुआ था। सूत्रों के मुताबिक पुतिन ने अपनी चिट्ठी में पाकिस्तान के साथ संबंधों को और आगे ले जाने की इच्छा जताई है। विवाद से बचने के लिए चिट्ठी के आदान प्रदान की खबर मीडिया से छिपाई गई थी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो 1 या 2 दिन में पाकिस्तान के विदेश मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। पार्टी के सीनियर नेता ने इस बात की पुष्टि की है। बिलावल के शपथ लेने के साथ ही शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल दलों के बीच सब कुछ ठीक ठाक न होने की अटकलों पर विराम लग जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम विदेश मंत्री की लिस्ट में सबसे आगे चल रहा था, लेकिन उन्होंने मंगलवार यानी 19 अप्रैल को कैबिनेट के और मंत्रियों के साथ शपथ नहीं ली थी। पाकिस्तान में गिफ्ट विवाद पर घमासान जारी है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बेबी ने विभिन्न देशों से मिले करोड़ों के उपहार अपने पास ही रख लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उपहार में दिए गए 142.2 मिलियन मूल्य के सभी 112 कीमती सामानों को अपने पास रखा है। दावा किया जा रहा है कि इमरान और उनकी पत्नी बुशरा 80 लाख से ज्यादा के लगभग 52 उपहार बिना पैसे दिए अपने पास रखे हैं। पाकिस्तान की कैबिनेट मिनिस्टर और पूर्व पीएम इमरान के धुर विरोधी मरियम औरंगजेब ने फिर हमला बोला है। पीटीआई प्रमुख के सरकार के खिलाफ बड़े मार्च के ऐलान पर प्रतिक्रिया देते हुए मरियम ने तीखा वार किया। मरियम ने कहा कि इमरान के शासनकाल के जिन सवालों का जवाब नहीं मिला है उसके लिए इस्लामाबाद में रैली क्यों करते हैं। औरंगजेब ने कहा कि आर्थिक आतंकवाद और पाकिस्तान की संसद और उसके संविधान पर हमला इमरान खान के 4 साल के शासन का मुख्य आकर्षण रहा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सरकार के खिलाफ लगातार अपना सियासी दमखम दिखा रहे हैं। पेशावर, कराची और लाहौर में विशाल रैली करने के बाद इमरान अब एक महामार्च की तैयारी कर रहे हैं। तहरीके इंसाफ पार्टी अध्यक्ष ने अपने समर्थकों को सच्ची आजादी के लिए मार्च की तैयारी करने का निर्देश दिया है। खान को इस महीने की शुरुआत में अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सत्ता से बाहर कर दिया गया था। इमरान ने कहा कि सच्ची आजादी के लिए बिगुल फूंकने का समय अब आ चुका है। अफगानिस्तान में आतंकवादियों ने सीमा पार पाकिस्तानी सैन्य चौकी पर भारी हथियारों से गोलाबारी की। इस गोलाबारी में 3 कर्मियों की मौत हो गई। पाकिस्तान सेना ने शनिवार इसकी जानकारी दी। पाकिस्तान की बीहड़ उत्तरी वजीरिस्तान क्षेत्र में सेना की चौकी पर आतंकवादियों की गोलीबारी में कई लोग मारे गए। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के साथ ही पाकिस्तान में भी आतंकी हमले और आतंकियों की तादाद खतरनाक तरीके से बढ़ी है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने अंतरिम सरकार के गठन की संभावनाओं को खारिज कर दिया है। आर्थिक संकट के खिलाफ प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटबाया को हटाकर अंतरिम सरकार के गठन की मांग कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा कि जब अलग अलग नीतियों वाले लोग एक मत नहीं हो सकते तो अंतरिम सरकार के गठन का क्या फायदा। समझौता होना चाहिए जो संभव नहीं है। यदि किसी अंतरिम सरकार के गठन की जरूरत है वो मेरे नेतृत्व में ही बननी चाहिए। श्रीलंका में किल्लत और कंगाली का दौर जारी है। राजधानी कोलंबो में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। काले फेस में हो रहे प्रदर्शन में बीती रात हजारों की संख्या में विश्वविद्यालय के छात्रों ने मोबाइल टॉर्च जलाकर प्रदर्शन किया। सरकार के पास महत्वपूर्ण सामान आयात के लिए पैसे नहीं हैं। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं और ईंधन, दवाओं और बिजली की आपूर्ति में भारी कमी आई है। भारत सरकार श्रीलंका की मदद कर रहा है। श्रीलंका को भारत से भेजे गए 101 तरह की दवाएं और सर्जिकल आइटम अगले हफ्ते तक मिलेंगे। श्रीलंका के वित्त मंत्री अली साबरी ने $50 करोड़ के अतिरिक्त भारतीय सहायता पर आभार जताया है। भारत से मिले अतिरिक्त कर्ज का इस्तेमाल कच्चे तेल के आयात पर खर्च किए जाएंगे। विदेशी मुद्रा के अभाव में श्रीलंका अपनी ईंधन जरूरत के लिए तेल भी आयात नहीं कर पा रहा है। और वक्त यहाँ ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।